है ना। जैसे हम लोगों ने संधि में पढ़ा था ना, एक एक चीज बहुत ही बेसिक लेवल से, है ना, बेसिक टू एक स्टैंडर्ड लेवल तक गया थे, है ना। वैसे ही प्रत्यय में भी हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। प्रत्यय जैसे संधि की क्लास आप लोगों ने काफी रिकॉर्डिंग बच्चों ने, ऑन कर दीजिए। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, धन्यवाद निधि, है ना। जैसे आप बहुत सारे बच्चों ने संधि की क्लास प्रॉपर लिया है ना। कुछ बच्चों के जो है बीच में गैप हो गया था, है ना। तो वैसे ही प्रत्यय में भी एक भी क्लास मिस मत करना, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले जो है पढ़ाया गया ना उससे कनेक्टेड भी होगा। और इस प्रत्यय में आपको जो भी संधि अभी तक आपने पढ़ा है, चाहे नमो नमः, चाहे स्वर संधि हो, है ना, या फिर मतलब अच हो, हल हो, या फिर विसर्ग, सभी संधि का जो है नियम जब हम लोग इसमें प्रत्यय को सिद्ध करेंगे, है ना, कि कैसे इसमें किसी शब्द विशेष में प्रत्यय ऐड करते हैं तो कैसे उसका चेंज हो जाता है फॉर्म, है ना। तो अच्छे से संधि आपको पता होना चाहिए, संधि के एक एक नियम आपको यहाँ पे अप्लाई होगा, है ना। तो अच्छे से संधि रिवीजन रखना। और यहाँ पे भी कई बार जब हम लोग प्रत्यय की सिद्धि करेंगे, बहुत सारे शब्दों की सिद्धि भी करेंगे, तो उसमें संधि के नियम यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है बच्चा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि संधि आप लोगों का रिवीजन है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था क्वेश्चन, है ना। तो शुरू करें बच्चा आज। जी चलो यदि गणेश करते हैं यार, है ना, बहुत मजा आएगा इसमें भी, है ना। चलो दिख रहा है बच्चा? नहीं भैया, नहीं नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है। अब दिख गया, अब दिख गया। अब दिख गया ना। चलो बच्चा, है ना। जी प्रत्यय से क्या समझते हैं? जैसे हम लोग इंग्लिश में भी जो है दो चीजें होती है, प्रीफिक्स और सफिक्स होती है ना। सेम चीज संस्कृत में भी है ना। प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है बच्चा? किसी शब्द से पहले, किसी पद से पहले लगता है, और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में ऐड होता है। ये दो चीजें तो क्लियर है बच्चा? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसका डेफिनेशन वगैरह में? कोई समस्या? नहीं सर, है ना, पहचान जाओगे ना नहीं कि सर। हमें। और उपसर्गों की संख्या कंफर्म है, निश्चित है कि इसमें इतने ही उपसर्ग है ना। प्रत्यय बहुत ज्यादा है ना, अलग अलग उसके भेद हैं, ठीक है। उपसर्ग कितने हैं बच्चा? किसी को आइडिया उपसर्ग कितने हैं? 20 22, 20 और 22। चलो एक क्वेश्चन है आप लोग से, निरुक्त में कितने उपसर्ग हैं और उपसर्गों की चर्चा कहाँ पे? 20। ओके, कहाँ पे वर्णन? पहले अध्याय। पहला अध्याय का नाम क्या है? पहले फर्स्ट निघंटो कांड, निघंटो, ठीक है। चलो अच्छा, तो निरुक्त में भी 20 है। आ रही है, बिल्कुल आ रही है ना। निरुक्त में 20 है, वैसे टोटल 22 है उपसर्ग, है ना। वो हम लोग निरुक्त में पढ़ेंगे भी। चलो बच्चा आगे देखते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे एक डेफिनेशन है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, किसी इंटरव्यू वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, है ना। जो डेफिनेशन है प्रत्यय का, है ना, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, ये डेफिनेशन याद रखना। यानी जब किसी का विधान, है ना, किसी शब्द के, है ना, किसी शब्द में जोड़ा जाए, है ना। प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के जस्ट बाद जो है जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, विधान किया जाता है ना। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, ना, जिसको कहीं भी जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है ना, तो प्रत्यय कहलाता है। किसी शब्द के जस्ट बाद ऐड किया जाता है, ठीक है, पहले ऐड नहीं, पहले ऐड करेंगे तो उपसर्ग कहलाएगा, है ना। तो इसका डेफिनेशन जो है शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, है ना। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। और आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे राम शब्द आपने सुना होगा, है ना, या फिर कोई धातु रूप देखा होगा। तो जो शब्द रूप है और धातु रूप है, क्या दोनों में प्रत्यय सेम लगते हैं या अलग अलग होते हैं? शब्द रूप अलग अलग होते हैं, है ना। यानी लेकिन उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय के नाम से ही जानते हैं, है ना। चाहे आप शब्द किसी पद में शब्द को पद बनाने के लिए जो आप प्रत्यय का यूज करते हैं उसे एक फिक्स नाम दे दिया जाता है, विभक्ति कहते हैं उसको, है ना। उसी प्रकार से धातु, है ना, जो क्रिया है उसमें भी बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, है ना। जैसे टिप तस छी, है ना, इत्यादि जो है अलग अलग प्रश्नपदी आत्मनेपदी बनाने के लिए हम लोग अलग अलग प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो प्रत्यय बहुत है, शब्द रूप को सिद्ध करने के लिए भी, धातु रूप को भी सिद्ध करने के लिए, इसके अतिरिक्त और भी है
विकरण भी होते हैं, है ना। बहुत सारे, जैसे आप राम शब्द की सिद्धि करो या अन्य किसी, तो उसमें इन दोनों के अतिरिक्त अन्य भी प्रत्यय आते हैं, है ना। उसी यही सब आज हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारे प्रत्यय ऐसे हैं जो दिख रहा है बच्चे आप लोग को, है ना। जी सर। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो हाँ, कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो विभक्ति को बताते हैं, है ना। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो किसी धातु के साथ ही ऐड होते हैं, है ना। अभी आगे आपको दिखेगा भी, एक मिनट, है ना। धातु से ऐड होने वाले कुछ प्रत्यय होते हैं, कुछ विभक्ति को बताने वाले प्रत्यय होते हैं, है ना। जैसे आप सु, जस, अमोट, सस, टाभ्यम इत्यादि आप जो जानते हैं, है ना। और कुछ तिप, तस, झी इत्यादि होता है जो धातुओं से ऐड होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है सप, सेन इत्यादि भी जो है प्रत्यय होता है, जो किसी लकार के बीच में, किसी गण विशेष के बीच में आता है ना। जिसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे भी। जैसे ये चीज आप, जैसे आप लोग पढ़ती, पढ़ते, पठंती इत्यादि आप लोग जो जानते हो बेसिक फॉर्म में, है ना। बेसिक ये फॉर्मूला ये है ना। तिप्तस झी, तिप्तस था, मिप्वस मस, है ना बच्चा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर प्रथम पदे और आत्मनेपदी दोनों को ऐड करके बोला जाए तो कौन सा प्रत्याहार बनेगा बच्चा? शॉर्ट फॉर्म में क्या बनेगा? अगर हमें दो अक्षर में पूरे को कन्वर्ट करना है, प्रथम पदी के और आत्मनेपदी को, दोनों को हमें एक छोटे फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या नाम देते हैं? और आप लोगों ने पढ़ा भी है लघु सिद्धांत में, किसी को आइडिया? तिगंत। हाँ, क्या बोलते हैं? तिगंत। कोई बताएंगे तिगंत कैसे हुआ? यहाँ पर इसका ती है, इसका अंग पैंत होने वाला। ओके बच्चा, इधर सुनो, ध्यान से सुनना। प्रथम पदी के 9 और आत्मनेपदी के भी 9, टोटल 18 है। 18 प्रत्ययों को एक शॉर्ट फॉर्म में तिंग जो है प्रत्यय के नाम से भी जान सकते हैं, या तिंग प्रत्याहार भी बोल सकते हैं। कैसे समझते हैं बच्चा? जैसे हम लोग महसर सूत्र में बनाते हैं ना, दो अक्षर लेकर, जैसे अच बनाते हैं, हल बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? शुरुआत और अंत वाला देखते हैं। उसी प्रकार से इन 18 को जो शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि इसका बहुत प्रयोग होगा, ये जो तिंग पद दिख रहा है ना बच्चा, ये प्रत्ययों के बीच में बहुत सारे डेफिनेशन में ये पद आएगा। तो जब भी तिंग की बात की जाएगी तो समझना कि टिप से लेकर महिंग तक, तो टिप का पहला अक्षर और महिंग का लास्ट वाला जो अक्षर दिख रहा है, उन दोनों को कंबाइंड कर लिया जाता है। तो यानी फर्स्ट से लेकर ये जो उत्तम पुरुष आत्मपदी का जो बहुवचन, वहां तक सारे जो प्रत्यय है वो तिंग के अंतर्गत आता है। बच्चा तिंग समझ में आया? ये पारिभाषिक शब्दावली आगे काम आएगा। क्लियर है बच्चा? तिंग में कोई समस्या किसी को भी? नहीं भैया, नहीं सर, क्लियर। हाँ, तो बच्चा एक काम करना है, आवाज क्लियर नहीं हो रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है बच्चा? कैसे आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है भैया, बस सही आ रही है। रुक के आ रहा है। हाँ उदय बाबू, आपने फिर से ज्वाइन करना है ना, फिर से ज्वाइन करोगे तो आ जाएगा आपको। तो बच्चा ये 18 का 18 प्रत्यय याद होना चाहिए, कंठस्थ कि प्रथम पदी में कौन कौन सा होता है, आत्म पदी में कौन कौन सा होता है ना। तीता अंत्य सीथा था, वो तो आप लोग बचपन में करते हो 9th-10th में, लेकिन अब यहाँ पे आप लघु सिद्धांत एक पढ़ रहे हैं ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो इसको जो है जैसे जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और जब हम लोग धातु रूप की सिद्धि देखेंगे या अन्य, है ना, तो इसका प्रयोग होगा आपको। ठीक है बच्चा, तो अच्छे से इसे कंठस्थ कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं सुनूंगा। आगे चलते हैं, जैसे आप ये चीज भी आप जानते होंगे, कुछ याद आ रहा है बच्चा? हाँ, ये कौन सा प्रत्यय है बच्चा? टोटल कितने हैं? टोटल कितने? इनकी संख्या 21। वेरी गुड, 21 है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सुप प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप। कैसे बच्चा? शुरुआत का सु और अंत का प, है ना, पहलन, तो वो सुप। तो जहां भी सुप की बात की जाए या जहां भी तिंग की बात की जाए, तिंग की बात करेंगे तो टोटल 18 प्रत्यय, सुप की बात की जाए टोटल 21 प्रत्यय। ये जो 21 प्रत्यय है ये पद शब्दों में यूज होता है ना, शब्द रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये जो तिंग अभी आपने देखा 18, वो धातुओं के साथ ऐड होता है। ये चीजें क्लियर है बच्चा? ये जो सु और जस इत्यादि है, जैसे रामः पद है, कैसे रामा में विसर्ग कैसे आ गया या रामों में कैसे आ गया, वो आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो है मास्टर्स में अगर ध्यान होगा तो पढ़ा भी होगा अच्छे से, है ना। तो बेसिकली ये 18 और 21 प्रत्यय याद रखिएगा, बहुत इसका यूज होने वाला है।
ठीक है बच्चा, कोई समस्या यहाँ तक किसी को भी? कोई डाउट है नहीं तो पूछ भैया। लो बच्चा। तो 18 प्रत्यय भी आपको याद रखना है और साथ ही साथ 21 प्रत्यय। कल याद हो जाएगा बच्चा? याद है भैया। कंठस्थ हो जाएगा सबको? कल पूछूंगा जी मैं, सर। तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो कल याद करके आना, मैं पूछूंगा। अब आगे देखो, मुख्य रूप से जो प्रत्यय का जो विभाजन है ना, मुख्य रूप से है ना 3 फॉर्म में है। पहला जो है कृदंत। पहला क्या है बच्चा? पहला क्या है? कृदंत। दूसरा है तद्धित, तीसरा है स्त्री प्रत्यय। ठीक है बच्चा, मुख्य रूप से जो प्रत्यय का जो विभाजन है 3 रूपों में है, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। बच्चा आप लोग बताओ कि जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है उसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, किसको सिलेबस याद है नेट जेआरएफ के अकॉर्डिंग? कौन बताएंगे? स्त्री और मत्स्य। कृदंत प्रत्यय में कौन कौन सा प्रत्यय पढ़ना है ये बताओ, एक दो एग्जाम्पल बताओ। कृदंत की बात कर रहे हैं। हाँ जयंत। तब्बु प्रत्यय, तब्बु प्रत्यय, अन्य प्रत्यय, न, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप कोई और सुनाएंगे क्या क्या सिलेबस है? नमूल। ठीक है, ये हो गया कृदंत में। तद्धित का क्या सिलेबस है जो नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है? तद्धित वाला सिलेबस बताओ, किसको याद है? सभी तो है। एक मिनट बच्चा, एक मिनट जयंता। हाँ, किसको सिलेबस याद है कंठस्थ पूरा? हाँ ट्विंकल, बताओ क्या क्या सिलेबस में है तद्धित वाला? अब ट्विंकल बोलेगी नहीं है? हाँ योगिता बताइए, और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है सिलेबस में? योगिता, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी सर। जी सर। बताइए हाँ, योगिता, बताइए योगिता क्या सिलेबस में लगा है प्रत्यय वाला जो पार्ट है? जो सिलेबस में लगा हुआ है नेट जेआरएफ का, उसमें कौन कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? उस प्रत्यय में भी कौन कौन सा लगा है? सारा प्रत्यय नहीं लगा है, कुछ भी लगे हुए। सिलेबस क्या है बताओ? कृदंत भी लगा है, स्त्री भी लगा है, और आपका ये भी लगा हुआ है कृदंत, तिगंत। कृदंत में कौन कौन सा तीनों जो लगा भी है? आपने बताया। कृदंत में कौन कौन सा लगा है? कृदंत में तो तव्य, तव्यत, ये सब आगे आगे? जो कत्वतु जो होते हैं। हाँ, उसके अलावा तद्धित में? शानच। तद्धित में? स्त्री प्रत्यय तो हाँ। तद्धित में क्या क्या लगा है? तद्धित में तो वो लगे हुए हैं ना, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सिद्धांत कौमुदी में? अप्रत्यार्थ और मतवर्त, ये। अच्छा, और क्या लगा हुआ है? और स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय किसके अनुसार? सिद्धांत या अष्टाध्यायी या लघु सिद्धांत, किसके अनुसार? लघु सिद्धांत कौमुदी। तो बच्चा लोग सिलेबस कंठस्थ कर लीजिएगा, है ना? एक एक अक्षर सह सिलेबस में हमें क्या लगा हुआ है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना? और हम लोग को लगता है 2-3 महीना तो हो ही गया है पढ़ाई करते हुए, है ना? कंठस्थ कर लीजिएगा सिलेबस को, तभी मजा आएगा, है ना? तो उसका कोई लाभ नहीं हो एग्जाम में, जो है बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन जो है ना सिलेबस अगर आपको पता हुआ तो आप कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपकी कि वीडियो ना अटक रही है। अब आ रही सही से? जी सही हो जाती है, बीच बीच में बहुत अटक जाती है। अच्छा, चलो कोई नहीं, नेटवर्क इशू रहता है कई बार। देखो अच्छा है ना, प्रत्यय जो है मुख्य रूप से 3 है, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। ठीक बच्चा, इसका नाम याद रखिएगा, है ना? कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। और हमें जो है तीनों पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पढ़ना है, तीनों पढ़ना है। ठीक है, ये कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत भी जो है इसके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट है बच्चा? 3 पार्ट है इसके। पहला है कृत्य, दूसरा है कृत और तीसरा है उनादि, है ना? मुख्य रूप से प्रत्यय
जैसे आप लोगों ने स्वर देखा था, है ना, संधि देखा था कि मुख्य रूप से जो है 3 संधि है, स्वर, है ना, हल और विसर्ग। उसी प्रकार से स्वर में भी आपने देखा होगा 5 मुख्य होते हैं, है ना, जिसमें आपने दीर्घ, गुण, यण, अयादि, अवृद्धि देखा था। उसी प्रकार से प्रत्यय भी मुख्य रूप से 3 ही है, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। इस कृदंत प्रत्यय में जो है इसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट है कृत्य, दूसरा है कृत और तीसरा है उनादि। अब हम लोग बारी बारी से कृदंत प्रत्यय क्या होता है वो देखेंगे। कृदंत प्रत्यय में भी कृत्य प्रत्यय कौन सा है, कृत्य क्या होता है, उनादि क्या होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग तद्धित पे आएंगे। तद्धित जैसे कंप्लीट होगा फिर स्त्री प्रत्यय पे आएंगे। तो कम से कम ये 1 महीना, मिनिमम 1 मंथ चलेगा पूरा, कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है, पूरा प्रत्यय तीनों कंप्लीट करने के लिए ना बच्चा। तो अच्छे से रेगुलर क्लास करना, मिस मत करना इसमें। अब हम बात करते हैं चलो चाहिए चार्ट याद हो गया, ये चार्ट याद हुआ है ना। चलो चार्ट याद रखना, आगे काम आएगा। चलो अच्छा, ये जो पहला जो है प्रत्यय के कितने भाग है बच्चा, कितने भेद है प्रत्यय के? 3 भेद है। पहला भेद कौन सा है? कृदंत, और स्त्री प्रत्यय। कृदंत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के कितने पार्ट है बच्चा, कितने भाग हैं? हाँ बच्चा बोलो। पहला क्या है? उनादि। वेरी गुड। कोई बताएंगे कृदंत प्रत्यय होता क्या है, किसको कहते हैं कृदंत प्रत्यय? कोई आइडिया किसी को? कैसे पहचानेंगे या उसका क्या नियम है कि ये कृदंत प्रत्यय इनके साथ ही ऐड हो सकता है, इनके साथ ही वो रहेगा? ऐसा क्या कुछ है आप लोगों के मन में? क्या बच्चा? कृदंत धातु सूत्र है, धातु। हाँ धातु के बच्चा, धातु या क्रिया के अंत से जो जुड़ते हैं वो कृदंत प्रत्यय होते हैं भैया। हाँ वेरी गुड। जो पहला भेद है कृदंत, वो हमेशा जो है धातु के साथ ही रहेगा बच्चा, है ना, किसी न किसी क्रिया के साथ ही ऐड होगा। यानी धातु के जस्ट बाद जो लगता है प्रत्यय, जो भी प्रत्यय आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा प्रत्यय है जो कृदंत के अंतर्गत आता है ना। तो कृदंत जो प्रत्यय है वो एक उसका एक फिक्स पोजीशन है बच्चा, है ना। वो धातु के साथ किसी न किसी क्रिया के साथ ही लगेगा। जैसे किसी धातु या किसी क्रिया के साथ जो है ऐड होगा तो वो कोई ना कोई संज्ञा बनाएगा या कोई ना कोई सर्वनाम बनाएगा, है ना, सॉरी सर्वनाम नहीं, कोई ना कोई संज्ञा बनाएगा, कोई ना कोई विशेषण बनाएगा या फिर कोई ना कोई अवयव बनाएगा। ठीक है, 3 ही कंडीशन हो सकता है कि यदि धातु के साथ कृदंत प्रत्यय ऐड होता है ना, धातु के साथ ही ऐड हो सकता है, किसी शब्द के साथ नहीं बच्चा, किसी पद के साथ नहीं। जब भी होगा किसी न किसी क्रिया के साथ ही होगा बच्चा। कौन? कृदंत। ठीक है, किसी न किसी धातु से युक्त होगा और धातु के जस्ट बाद कृदंत लगेगा। और जैसे ही कृदंत पद ऐड हुआ, दोनों यानी धातु और कृदंत प्रत्यय ऐड होने के बाद वो या तो संज्ञा बनाएगा, है ना, या फिर विशेषण बनाएगा या फिर अवयव पद बनेगा। ठीक है बच्चा, इसी चीज को जो है आगे हम लोग देखेंगे। तो देखो बच्चा, दिख रहा है ना आप लोग को? जी भैया। हाँ, तो ये जो है बच्चा कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय एक ही बात है ना। वो किसी न किसी धातु, ये है ना, धातु के साथ ही ऐड होता है। जो भी प्रत्यय धातु के साथ ऐड होता है ना, ऐड होने के बाद या तो संज्ञा बनाएगा, है ना, या विशेषण बनाएगा या अव्यय पद बनाएगा। अव्यय पद जानते हो बच्चा क्या होता है, किसी को आइडिया? कोई बताएंगे? अव्यय वही होता है जो जिसको अव्यय जिसका चेंज नहीं होता है, जिसका कोई अव्यय उस शब्द को कहते हैं सर, चेंज नहीं होता है, चेंज। हाँ जानते, एक मिनट हम विभक्ति नहीं चलती सर। हाँ, उसका रूप नहीं चलता है ना। जैसे कि वह हो गया, यह, वहाँ, ये सब। हाँ है ना, शायद वह, यह, उत्तर, ये सब अव्यय है। हाँ है ना। तो वैसे ही कृदंत पद भी जो है अव्यय बन सकता है, बहुत सारे हैं, है ना, जैसे गम जोड़ कत्वा गत्वा, है ना, पठ प्लस तुमन पठितुम,
है ना। बहुत सारे ऐसे प्रत्यय है ना, जो अव्यय फॉर्म में बनते हैं और उसका रूप नहीं चलता है ना। तो जो भी प्रत्यय जो है धातु के साथ ऐड होता है और ऐड होने के बाद या तो संज्ञा बनाएगा या किसी का विशेषण बनाएगा या अव्यय पद में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कृत या कृदंत कहलाता है। ठीक बच्चा, ध्यान रखिएगा, धातु के साथ ही ऐड होगा। और चूंकि ये जो है किसी किसी जब भी जो भी शब्द बनेगा है ना, वो शब्द क्या कहलाएगा? कृदंत कहलाएगा। कृदंत क्यों कहलाएगा बच्चा? कृदंत क्यों कहलाएगा? क्योंकि उसके अंत में कृत, हाँ, कोई ना कोई कृत प्रत्यय ही ऐड होगा, है ना। कृदंत इसलिए कहते हैं कृत प्लस अंत, है ना। यानी जो भी धातु के साथ जो भी कृत प्रत्यय ऐड हुआ तो बनने के बाद जो पद बनता है वो कृदंत कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि ये कृदंत पद है, ये तदित प्रत्यय है ना, ये या फिर ये स्त्री प्रत्यांत पद है, ऐसा आपने नाम सुना होगा। तो देखो कि यदि कोई शब्द ऐसा जो धातु के साथ संयोग है, धातु और प्रत्यय का संयोग है, तो इसका मतलब वो कृदंत पद ही होगा, है ना। तो कृदंत का मतलब जो जिसके अंत में कृत प्रत्यय का प्रयोग हो वो कृदंत कहलाता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल आगे हम लोग देखेंगे भी, है ना, कौन कौन सा प्रत्यय है कृत के अंतर्गत, है ना। जैसे कृ धातु के साथ यदि हम त्रिच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कत्री शब्द बनता है, करने वाला, है ना। तो इसमें जो त्रिच क्या बच्चा? कृदंत प्रत्यय है ना, कृत प्रत्यय है। और जो शब्द बना कत्री कृदंत है, क्यों? क्योंकि इसके अंत में कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है ना। अभी एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखो, बाकी अभी बहुत सारी चीजें इससे संबंधित चीजें अभी देखेंगे भी। तो ये जो त्रि धातु और त्रिच प्रत्यय ऐड होकर कत्री शब्द बना, तो इसमें जो त्रिच है वो कृत प्रत्यय है और जो कत्री शब्द जो बना वो कृदंत है, क्योंकि कत्री पद में कृत प्रत्यय जो है अंत में लगा हुआ है, इसलिए कत्री शब्द जो कृदंत पद कहलाता है। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखना कि जो कृदंत पद है या कृत प्रत्यय है वो सिर्फ और सिर्फ धातु के साथ ही ऐड होता है। कंफ्यूज मत होइएगा बच्चा, धातु के साथ ही ऐड होता है। कौन ऐड होता है बच्चा? कृत प्रत्यय धातु के कृदंत, वेरी गुड, है ना। और ये जो है ना, जैसे कृदंत बनता है तो ये अन्य संज्ञाओं की तरह जो है इसका भी जो है रूप चलता है ना। जैसे कत्री शब्द बना एक प्रकार का संज्ञा है, ये इसका भी रूप क्या है? अन्य संज्ञाओं की तरह जो है रूप चलेगा। ठीक है, किसके अनुसार चलेगा? कौन कोई बताएगा? ये जो कत्री पद है किसके अनुसार चलेगा रूप? बताओ, कोई बताएंगे किसका रूप किसके अनुसार चलेगा? शब्द रूप कत्री पद का जो है शब्द रूप किसके अनुसार चलेगा? किसको आइडिया है? कर्ता कर्तारो कर्तार, हाँ, कर्ता कर्तारो कर्तारः, इस प्रकार से। हाँ, कर्ता कर्तारो कर्तारः, कर्तृ कर्तारो ऐसे चलेंगे सर। चलो बहुत सुंदर। एक चीज बताओ मुझे, है ना, ये सूत्र याद रखना बच्चा, ये जो ना तिंग सूत्र है ना। चलो देखो बच्चा, ये जो कृत प्रत्यय है ना, क्या ये तिंग प्रत्यय से अलग है या एक ही है? बताओ, अभी तक जो आपने पढ़ा, कृत प्रत्यय तिंग प्रत्यय से अलग है या एक है, या दोनों अलग अलग है या दोनों अलग है सर? क्या बताओ? अलग अलग है सर, अलग अलग है, अलग अलग है सर। अच्छा यस सर। कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय अलग अलग है या सेम सेम? उदय तो कह रहे हैं अलग अलग है। हाँ, और कोई बताएंगे? सर अलग अलग है। हाँ, तिंग प्रत्यय में टोटल कितने प्रत्यय आते हैं बच्चा? तिंग के अंतर्गत 18। वेरी गुड। और कृत के अंतर्गत अभी आपने जैसे त्रिच पढ़ा, आगे तव्यत पढ़ोगे, तव्य पढ़ोगे, अनिय पढ़ोगे, नियत पढ़ोगे, कियत पढ़ोगे, बहुत सारे है ना। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। तो ध्यान रखना बच्चा, कृत तिंग सूत्र के अनुसार है ना, धातु के साथ जो है ना कृत प्रत्यय का योग होता है, तिंग प्रत्यय का नहीं, है ना। ये तिंग से बिल्कुल कृत प्रत्यय जो है, म्यूट कर लीजिएगा उदय, है ना, जिनका भी माइक ऑन है म्यूट कर लीजिएगा। कृत प्रत्यय जो है तिंग प्रत्यय से बिल्कुल अलग है ना, दोनों सेम नहीं है ना। धातु से दोनों ऐड होता है, धातु से कृत भी ऐड होता है ना, और धातु से जो है
तिंग भी ऐड होता है, ठीक है बच्चा। लेकिन दोनों कृत और तिंग जो अलग अलग प्रत्यय है। ये चीजें क्लियर है बच्चा? किसी को डाउट तो नहीं है कि धातु के साथ तिंग और कृत ऐड हो रहा है, तो क्या कृत और तिंग दोनों सेम है या अलग अलग है? दोनों अलग अलग है बच्चा, ठीक है? क्लियर है बच्चा? कोई समस्या तो नहीं है? तो फिर से बोल दीजिए। हाँ देखो, तिंग, तिंग का क्या मतलब होता है निधि? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। जी सर। तिंग के अंतर्गत कितने आते हैं प्रत्यय? तिंग प्रत्यय 18। 18 है ना? 18। और कृत के अंतर्गत जैसे आपने है ना तव्यत हो गया, है ना, तव्य हो गया, अनियर हो गया, है ना, या अभी त्रिच पढ़ा, है ना। तो ये जो तव्य अनियर है ना, या फिर सत्री हो गया, है ना, या कत हो गया, या कतवतु हो गया, है ना। तिंग के अंतर्गत तीप तस, है ना, झी इत्यादि। तो क्या कृत के अंतर्गत जो आने वाला प्रत्यय है और तिंग के अंतर्गत जो आने वाला प्रत्यय, क्या दोनों सेम है या अलग अलग है? बस ये सामान्य अर्थ है इसका, अलग अलग। अलग अलग है। तो वही यहाँ पे कृत तिंग सूत्र का मतलब वही है कि धातु से धातु से ऐड होने वाला कृत और धातु से ऐड होने वाला तिंग दोनों अलग अलग है बच्चा, ठीक है। दोनों जो है धातुओं से ही संयोग होता है, लेकिन कृत प्रत्यय अलग है, तिंग प्रत्यय अलग है। कहने का मतलब यही है। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या किसी को? हाँ बच्चा ध्यान रखना, कृत प्रत्यय अलग है, तिंग प्रत्यय अलग है, ठीक है। दोनों एक्चुअली धातु से ही ऐड होता है, लेकिन दोनों अलग अलग है, ठीक है। दोनों सेम नहीं है, ठीक है बच्चा? क्लियर है? जी भैया ये हाँ। इसलिए अलग है ना शायद, क्योंकि जो तिंग प्रत्यय उसमें परस्मैय पद और आत्मनेय पद से प्रत्यय बन रहे हैं, और वो जो कृत प्रत्यय है तो वो प्रत्यय का एक भाग है, शायद इसलिए हाँ अलग है ये। हाँ हाँ हाँ, जैसे तिंग के अंतर्गत प्रश्न और आत्म पद आते हैं, है ना, उस फॉर्म में आते हैं 9 9 18। कृत के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बच्चा? ठीक भैया। हाँ दोनों अलग अलग है, भूलना मतलब कंफ्यूज मत होना कि धातु के साथ तो हम कृत भी ऐड करते हैं, तिंग भी ऐड करते थे। क्या कृत और तिंग सेम है? बिल्कुल भी नहीं। दोनों को प्रत्यय कहते जरूर है, लेकिन दोनों के अंतर्गत अलग अलग प्रत्यय आते हैं, ठीक है। दोनों धातु के साथ ही ऐड होता है, लेकिन दोनों जो है अलग अलग है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, भूलना मत। आगे देखो, है ना, जो भी कृदंत पद बनता है, या तो संज्ञा बनेगा, विशेषण बनेगा, या कोई अव्यय बनेगा, है ना। संज्ञा विशेषण के रूप तो बन सकते हैं, रूप तो चलेगा, है ना। इसका विभक्ति फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अवयव जो है इसके रूप नहीं बनते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चा। अवयव जो एक रूप ही रहता है, उसका कोई रूप यानी कोई विभक्ति या शब्द रूप नहीं होता है ना। संज्ञा और विशेषण का तो हम लोग जो है शब्द रूप चला सकते, शब्द रूप बना सकते हैं, लेकिन अवयव का नहीं बनता। ये सामान्य जानकारी है, इसे याद रखिएगा, और पता भी होगा आप लोग को बहुत सारा, है ना। एग्जाम्पल में आपने गम प्लस रिच गत्री बनाओगे, है ना, तो इसका रूप चलेगा। लेकिन गम प्लस कत्वा करोगे तो ये अवयव फॉर्म में है, इसका रूप नहीं चलेगा, है ना। तो आगे हम लोग सब सीखेंगे भी धीरे धीरे, है ना। तो सामान्य तौर पे ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अच्छा देखो यहाँ पे कृत प्रत्यय में, है ना, आवाज ब्रेक हो रही है, बस सुनाई नहीं। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया आ रही है, कंटिन्यू। चलो जी देखो भैया। बच्चा, दो चीजें आ रही बच्चा, है। धातु के साथ कृत प्रत्यय का ऐड होता है, या कृत प्रत्यय ऐड करते हैं, तो हमेशा क्या क्या बनाते हैं? या तो संज्ञा बनाएगा, या विशेषण बनाएगा, है ना, या फिर अवयव पद बनाएगा, ये है ना। लेकिन यदि धातु के साथ, है ना, तिंग प्रत्यय ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा बच्चा? कोई ना कोई क्रिया ही बनाएगा। यही अंतर है ना बच्चा, ध्यान से देखो। धातु के साथ कृत प्रत्यय का ऐड करते हो, या तो संज्ञा बनाएगा, या विशेषण बनाएगा, या अवयव पद बनाएगा। लेकिन वही धातु का तिंग प्रत्यय के साथ ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा? क्रिया ही बनाएगा, कोई ना कोई जो है क्रिया फॉर्म ही बनेगा। ये चीजें याद रहेगा? कोई समस्या? है सर? नहीं सर, समस्या नहीं है। हाँ, यानी धातु के साथ कृत का ऐड करें तो हमेशा संज्ञा विशेषण या अवयव पद बनाएगा, लेकिन धातु के साथ तिंग प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो कोई ना कोई क्रिया ही बनाएगा, कंफर्म है ना। इसी चीज को याद रखिएगा। 18 प्रत्यय और 21 प्रत्यय जो हम लोगों ने देखा भी, उसको ध्यान रखिएगा। अब आ जा बच्चा
ये जो कृत्य प्रत्यय है किसका पाठ है बच्चा? ये कृत्य प्रत्यय किसका पाठ है? किस प्रत्यय का पाठ है ये? कृदंत का पहला पाठ है कृत्य प्रत्यय, है। दूसरा पाठ क्या है? कृत्य, और तीसरा उनादि, है ना। तो कृदंत के अंतर्गत जो पहला प्रत्यय आता है या पहला भाग कह सकते हैं, है ना, कृत्य प्रत्यय। इसका जो है डेफिनेशन या सूत्र याद रखिए, कृत्याह, है ना। बताओ बच्चा, एक वचन में, द्विवचन में या बहुवचन में? कृत्याह बहुवचन। 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 हाँ, बहुत अच्छा। तो बच्चा ये जो कृत्याह है ना, ये सूत्र है, इसके अंतर्गत इस सूत्र का अर्थ है कि कृत्य प्रत्ययों की संख्या 7 है। टोटल कितने बच्चा है कृत्य प्रत्ययों की संख्या? कितने हैं? 7 है। पहला है तव्यत, दूसरा है तव्य, तीसरा है अनियर, चौथा है केलिमर, है ना, पांचवा है यत, छठा है क्यप, सातवां है नियत, है ना। मुख्य रूप से जो है कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत ये सारे प्रत्यय आते हैं। तव्यत और तव्य लगभग एक ही है ना, उसका लोप करते हैं तो दोनों एक ही हो जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि कृत्य, अगर आपको ये कृत्य पद दे दिया जाए, है ना, एग्जाम में आप पूछा जाए कि इसके अंतर्गत क्या आता है, ऑप्शन में, है ना, तव्य, तव्य, अनियर, कैलिमर, है ना, या फिर यत, क्यप, नियत, ये सातों रहे प्रत्यय, इसके अलावा तद्धित का कोई प्रत्यय दे दे, स्त्री प्रत्यय का दे दे, तो क्या लगाओगे बच्चा? कृत्या शब्द से या कृत्या सूत्र से तात्पर्य है, ऑप्शन में ये सातों प्रत्यय होंगे, दूसरा में ताप, निश हो, तीसरा जो है ना अण प्रत्याहार हो, है ना, चौथा कुछ भी हो। तो क्या लगाओगे बच्चा? तो ये जो सातों प्रत्यय है वो, हाँ, कृत्या सूत्र से क्या तात्पर्य? ये सातों प्रत्ययों का ग्रहण होता है कृत्या सूत्र से। क्लियर है बच्चा? कौन कौन सा प्रत्यय है? पहला प्रत्यय क्या है? तव्यत, तव्यत, दूसरा तव्य, अनियर, कैलिमर, देख लो इसको, नियत। हाँ। तो बताओ बच्चा लोग अभी तक कि कृदंत के अंतर्गत कौन कौन सा प्रत्यय अभी आपने पढ़ा? कौन कौन सा? एक दो का नाम बताओ अभी तक जो अभी देखा कृदंत के अंतर्गत, बताओ। हाँ, तव्य, तव्य, अनियर, कैलिमर, यत, क्यप, नियत, ये वास्तव में कृदंत का ही पार्ट है बच्चा, तो ये इसी के अंतर्गत आएगा, है ना। कृदंत के अंतर्गत 3 पार्ट आपने पढ़ा है, कृत्य, कृत और उनादि। तो कृदंत के कृत्य के अंतर्गत ये 7 प्रत्यय आता है। तो इन सातों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि तव्यत या तव्य या अनियर क्या होता है, कैलिमर क्या होता है, यत किस अर्थ में प्रयोग करते हैं, क्यप किस अर्थ में प्रयोग होता है, नियत किस अर्थ में प्रयोग होता है, कैसे किसी भी प्रत्यय को ऐड करेंगे तो वो कैसे वो रूप चेंज हो जाता है ना, वो सब आज हम लोग सीखेंगे। नाम याद रहेगा? चले आगे। चलो ध्यान रखना कि कृत्य प्रत्यय की संख्या 7 है, ये 7 क्रम से याद रखना थोड़ा सा। अब आ जाओ यहाँ पे, है ना। ये जो आपने 7 प्रत्यय देखा, है ना, ये सभी सातों प्रत्यय जो है या कृत्य प्रत्यय, है ना, ये जो कृत्य प्रत्यय है मुख्य रूप से, है ना, 2 जगह ही प्रयोग होता है। एक तो भाववाच्य में, दूसरा कर्मवाच्य में। कहाँ कहाँ प्रयोग होता है बच्चा? एक तो भाववाच्य में, दूसरा कर्मवाच्य। अब आप लोग के मन में डाउट होगा कि सर ये वाच्य होता क्या है ना। कोई बताएंगे वाच्य कितने प्रकार का होता है और वाच्य का मतलब क्या होता है? कौन बताएंगे? 3 होता है। 3 तो पड़ेगा। एक ही करके। हाँ, तुम बताओ वाच्य का क्या मतलब? वाच्य 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, तो वाच्य का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है वाच्य का मतलब? जैसे किसी को समझाना हो, है ना। सर स्कूल में जब हम लोग उसी को बोला जाता है वाच्य। तो स्कूल में आगे मैं इधर आवाज नहीं आ पाई। तो बोलने का जो स्टाइल है उसको वाच्य कहते हैं। अच्छा, बोलने का स्टाइल, ओके, बोलने की जो शैली है, ठीक है ना।
तो आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना, वॉइस कितने प्रकार का, एक्टिव और पैसिव, है ना। तो सेम चीज इधर भी है बच्चा, है ना, वाच्य, है ना, बोलने का जो तरीका है। हाँ आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं? आशीष बताओ, आपने हैंड राइज किया था। तो वाच्य क्या होता है बच्चा संस्कृत में? बोलने की तरीका, बोलने का जो शैली है। एक ही वाक्य को जो है आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं बिना मीनिंग चेंज किए हुए, है ना। जैसे हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। तो बताओ बच्चा, दोनों में मीनिंग चेंज हो गया क्या? दोनों में मीनिंग चेंज हुआ क्या? नहीं। है ना, दोनों का तो मीनिंग तो वही रहा, है ना, बस क्या बच्चे बोलने का तरीका चेंज हो गया। तो संस्कृत में जो वाच्य है ना, वो क्या बोलने की एक शैली है। किसी भी वाक्य को इस तरह से बोला जाए ताकि बोलने के तरीके से उसका मीनिंग, है ना, तरीका बदले लेकिन मीनिंग बिल्कुल ना बदले, है ना। तो वाच्य के संदर्भ में कहा जाता है कि वाच्य 3 प्रकार का होता है। पहला कर्तृ वाच्य, दूसरा कर्म वाच्य और तीसरा भाव वाच्य। हाँ वाच्य, ठीक है। और प्रत्येक के नाम से ही उसका डेफिनेशन उसमें है। जैसे कर्तृ वाच्य पहला, है ना, हम लोग अलग से पढ़ेंगे भी, वाच्य बहुत वो 10 मिनट में कंप्लीट भी नहीं हो सकता। ऐसे में आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। कर्तृ वाच्य यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म वाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, भाव वाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है। ये 3 मुख्य मतलब पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना। इसी दिन जो है हम लोग इस पे अध्ययन कर लेंगे। वाच्य काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये भी। ये क्लियर है बच्चा? वाच्य से समझ में आया? जी भैया। ठीक है। अभी जो है इतना ही नॉलेज काफी है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो कहा जाता है कि जो भी कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत जो पहला प्रत्यय था कृत्य प्रत्यय, है ना, कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत कितने प्रत्यय आते हैं बच्चा? कृत्य प्रत्यय 7। ये जो 7 प्रत्यय है ये सिर्फ 2 वाच्यों में ही प्रयोग होता है। एक तो भाव वाच्य में और दूसरा कर्म वाच्य में। कहाँ का प्रयोग होता है बच्चा? भाववाच्य। हाँ बहुत सुंदर, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सूत्र है, सूत्र पे ध्यान रखिएगा, है ना। तयोरेव कृत्य कत् खल अर्थः, ये जो है ना सूत्र ध्यान रखिएगा। ये सूत्र कहता है कि ये जो 7 प्रत्यय अभी आपने देखा, है ना, या कृत्य प्रत्यय जो देखा, ये 2, है ना, या तो भाववाच्य और कर्मवाच्य में ही प्रयोग होता है। कोई एक एग्जाम्पल देंगे? कर्तृ वाच्य का एग्जाम्पल कोई देना चाहेंगे? तब आपको समझ में आ जाएगा। रामः गृहं गच्छति, गृहं गच्छति, सम्यक, है ना। इसमें क्या है? राम घर जाता है ना। तो जाने की जो क्रिया है कौन कर रहा है बच्चा? राम, है ना। तो ये कैसा वाक्य है? किस वाच्य में है? ये कर्तृ वाच्य का है। कर्म वाच्य का कोई बताओ? रामेण गृहं गच्छति। रामेण गृहं गच्छति। बहुत सुंदर। तो रामेण गृहं गच्छते। तो बच्चा इसमें रामेण में तृतीय व्यक्ति क्यों लगा? कर्मवाच्य में कर्मवाच्य है। वेरी गुड। तो ये जो रामेण गृहं गच्छति जो आपने कहा, है ना, तो इसमें राम के द्वारा जो है घर जाया जाता है ना। तो इसमें जो है जो गृह है, जो घर है, वो कर्म हो गया, कर्म की प्रधानता हो जाता है बच्चा कर्मवाच्य में। तो जो गृह जो है उसमें जो है कर्मणि द्वितीया से द्वितीय कर्म संज्ञा हो गया उसमें, है ना। भाववाच्य का एक एग्जाम्पल, भाववाच्य का रामेण हस्तव्यम। रामेण हस्तव्यम। हाँ राम द्वारा हंसा गया। हाँ बहुत सुंदर। तो इसमें जो है बच्चा भाव की प्रधानता होता है ना। इसमें जो है कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होता है। ठीक है बच्चा, भाव का ही जो है प्रधानता। जैसे बहुत सारी क्रियाएं हैं, है ना, अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं आप लोग जानते हैं, है ना। क्रियाएं जो है 2 प्रकार का, है ना, सकर्मक और अकर्मक। कोई बताइए सकर्मक और अकर्मक का क्या मतलब होता है? ये सब जो मुख्य अर्थ प्रकाश करे সেটা সকর্মক, আর যেটা সাহায্য করে
সেটা হচ্ছে অকর্মক মানে হেল্পিং ভার্ব আর কি। चलो है ना, ये सब हम लोग आगे सीखेंगे मेरे बच्चा, ठीक है। तो ये जो कृदंत प्रत्यय जो के क्रिया अंतर्गत जो कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत जो 7 प्रत्यय है, ये मुख्य रूप से 2 जगह ही प्रयोग होता है, या तो भाववाच्य या कर्मवाच्य, दोनों जगह ही प्रयोग होता है ना। कौन कौन प्रयोग होता है बच्चा? कर्मवाच्य और भाववाच्य। हाँ, ये जो 7 अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना, 7 प्रत्यय कौन कौन सा पढ़ा बच्चा, नाम बताओ। तव्य, केलिमर, यत, क्यप और अण्यत। वेरी गुड, है ना, बहुत सुंदर। चलो इतना तो आप लोग को याद है गया। चलो बच्चा, अभी हम लोग जो है 3 प्रत्यय है ना पढ़ेंगे, तव्यत, तव्य और अनियर। कोई बताएंगे इन तीनों प्रत्यय का किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? किसी को आइडिया? ये जो तव्यत है, तव्य है या अनियर है, किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? बता बच्चा। चाहिए सर, चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ में बिजली लोट लगा कभी हो। तो बच्चा चाहिए अर्थ में है ना, या योग्य अर्थ में है ना, या शक्यता सामर्थ्य अर्थ में, समर्थ अर्थ में, है ना बच्चा। इन अर्थों में जो है तव्य, तव्य या अन्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे चाहिए अर्थ में या योग्य अर्थ में या शक्यता अर्थ में, है ना, शक्यता मतलब सामर्थ्य या समर्थ, है ना, इन अर्थों में जो प्रयोग किया जाता है सामर्थ्य, ठीक है। तो ये जो कृदंत के अंतर्गत जो पहला प्रत्यय देखा हम लोगों ने, कृत्य प्रत्यय, इसके अंतर्गत जो हमने 7 प्रत्यय देखा था, उनमें से जो शुरुआत का जो 3 प्रत्यय है ना, तव्य, तव्य और अनियर, ये जो है चाहिए अर्थ में किस आप लोगों ने लकार पढ़ा होगा, विधिलिंग। हाँ बच्चा, याद आ रहा है? लट लकार, yes, लकार, लिट लकार, है ना, लंग लकार, है ना, लिट लकार, ये सब देखा होगा, है ना। हर लकार का जो है अपना अपना जो है अर्थ होता है। तो विधिलिंग लकार किस अर्थ को बताता है? चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ में। बच्चे थोड़ा ध्यान रखना, ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं, है ना। तो या तो आप लकार के माध्यम से, है ना, आप धातु फॉर्म बना सकते हो। यदि आपको लकार याद नहीं है तो आप प्रत्यय का प्रयोग करके भी जो है उसको आप उस वाक्य को संस्कृत में कन्वर्ट भी कर सकते हो, है ना। प्रत्यय जो है अगर आपको धातु रूप याद नहीं है या फिर आपको बनाने नहीं आ रहा है, तो आप जो प्रत्यय आपको ज्ञान है, पता है, और आपको चाहिए अर्थ में चाहिए, तो प्रत्यय का प्रयोग करके आप जो उस वाक्य को पूरा कर सकते हो। तो ध्यान रखना है कि तव्यत, तव्य या अनियर, इन प्रत्ययों का जो प्रयोग है चाहिए अर्थ में, योग्य अर्थ में या शक्यता या सामर्थ्य अर्थ में हम लोग करते हैं। अब इसे देखो ध्यान से। तो ये जो सूत्र है ना, तव्य, तव्य, अनियरः, ये सूत्र है बच्चा, इस सूत्र को ध्यान रखना। अगर आप लोग को ये सूत्र दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये जो सूत्र है किस प्रत्यय को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन में तद्धित, ऑप्शन में स्त्री प्रत्यय और तीसरा है कृदंत, क्या बताओगे? कृदंत। वेरी गुड, ठीक है बच्चा। तो ध्यान रखना कि एक एक सूत्र पे ध्यान रखना, है ना। ऐसे जो है कौन सा सूत्र किस प्रत्यय से संबंधित है ना। तो तव्य, तव्य, अनियरः, है ना, ये जो है ये कृदंत या कृत्य प्रत्यय से संबंधित है। इस सूत्र का अर्थ क्या बच्चा? इस सूत्र के अनुसार जो तव्यत है या तव्य है या जो अनियर है, यह मुख्यतः जो है कृत्य प्रत्यय का पाठ है या कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत आता है। सूत्र भी ध्यान रखिए, हिंदी तो पता होना ही चाहिए, साथ ही साथ सूत्र भी पता होना चाहिए, ठीक है बच्चा। क्लियर? आगे चले, चले आगे, बोलो बच्चा। जी सर। आप लोग हाँ हाँ बोलोगे तब मुझे लगेगा कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। चलो बच्चा, ये जो तीनों प्रत्यय आपने देखा, ये किससे ऐड होगा? धातु से ऐड होगा या किसी शब्द से ऐड होगा? बताओ, धातु से? धातु से। बहुत सुंदर। धातु से जैसे ही ऐड होगा, है ना, ये जो है ना कृत्य प्रत्यय, है ना। तो कहाँ का प्रयोग हो सकता है? या तो कर्मवाच्य में प्रयोग होगा या फिर भाववाच्य में प्रयोग होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो या तो संज्ञा बनाएगा या विशेषण बनाएगा, है ना, या कोई अवयव पद बनाएगा, जो आप लोगों ने पहले देखा ही है ना। तो देखो आगे,
और जब भी हम किसी पट के साथ तबियत को ऐड करें या किसी भी धातु को ऐड करेंगे तो जो भी इत संज्ञा हो सकता है, तबियत का इत संज्ञा क्या बनेगा बच्चा? तबियत में कौन सी इत संज्ञा दिखाई दे रही है? हलंत का, वेरी गुड। हलंत हम से लोप कर देंगे। अनियर में क्या इत संज्ञा दिखाई दे रहा है? हाँ बहुत अच्छे, है ना। यानी हलंत्यम से दोनों का लोप कर देंगे तो तबे ही बचेगा, इधर से अनिय बनेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, इत संज्ञा, है ना, इत संज्ञा के अलग अलग जो है सूत्र है ना, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग इत संज्ञा संबंधी सूत्र होते हैं, ठीक है। तो वो भी धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे ही कौन कौन से इत संज्ञा संबंधी सूत्र आते हैं, ठीक है बच्चा। तो तबियत का जो इत संज्ञा करेंगे तो तब्य बचेगा और अनिय का इत संज्ञा करेंगे तो अनिय पद बनेगा, है ना। इतना बेसिक याद है बच्चा? क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं सर, ठीक है। नहीं सर। आगे देखो ध्यान से, आज हम लोग बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं, है ना। यही बात जो है नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखो बच्चा, अब जो आप लोग को याद रखने वाली चीजें हैं उसको ध्यान रखना। ये जो प्रत्यय अभी आपने देखा है ना, योग्यता अर्थ में या शक्यता अर्थ में या विधिलिंग लकार अर्थ में जो है प्रयोग होता है। कौन कौन सा प्रत्यय बच्चा? ये प्रत्यय से क्या तात्पर्य? तबियत अनिय। हाँ, तब्य और अन्य प्रत्यय जो है योग्यता, शक्यता, सामर्थ्यता या विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। अब है ना, जैसे अधुना तव्य पठितव्यम, तुम्हें जो है पढ़ना चाहिए, है ना। अब जो है इस समय जो है तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना। आगे हम लोग देखेंगे कैसे पठितव्यम शब्द कैसे बना, है ना, आगे सब देखेंगे। अभी नोट कर लेना आवाज जहां से आ रही है। चलो बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से देखना। मान लीजिए, है ना, कोई ऐसा धातु रूप है ना। नोट कर लीजिए बच्चा, आवाज आ रही पीछे से आप लोगों की तरफ से। कोई ऐसा धातु रूप है ना, धातु किसी भी कोई सा भी धातु ऐसा बताओ जो इकारांत हो या ओकारांत हो या रिकारांत या ऋकारांत हो। कोई ऐसी धातु का नाम बताओ। यस सर, क्री धातु, क्री धातु। उकारांत वाला बताओ, उ वाला। भू धातु, वेरी गुड, बहुत सुंदर, है ना। चलो अच्छा, यहाँ क्री या भू धातु जो है ना, मान लीजिए कोई ऐसा प्रत्यय, कोई ऐसा धातु जो ई हो, है ना, धातु के लास्ट में ई आ रहा हो या उ आ रहा हो या री आ रहा हो या ली आ रहा हो, ठीक है। ऐसे धातु नोट कर लीजिएगा बच्चा, इस चीज को ध्यान रखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो डायग्राम देख लो, इसको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा धातु है जिसके लास्ट में ह्रस्व ई आ रहा हो या ह्रस्व उ आ रहा हो या री आ रहा हो या ली आ रहा हो, ठीक है। तो ऐसे धातुओं के साथ जैसे ही हम लोग तव्यत, तव्य या अनियर, ये जो तीन प्रत्यय ऐड करते हैं, है ना, इकारांत या उकारांत या री या ऋका, है ना, री, ऐसे धातु जिनके अंत में ई आ रहा हो या उ आ रहा हो या री आ रहा हो या ली आ रहा हो, तो उन धातुओं में जैसे ही तव्यत, तव्य या अनियर ऐड करते हैं तो क्रमशः गुण हो जाता है। गुण का मतलब है ई जो है ए में बदल जाएगा, उ जो है ओ में बदल जाएगा, री जो है र में बदल जाएगा और री जो है ल में बदल जाएगा, ठीक है बच्चे। ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि ऐसा कौन कौन सा धातु, जैसे ची धातु, ची धातु किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है बच्चा, कौन बताएंगे? ची धातु चुनने अर्थ में, ठीक है बच्चा। अब मान लीजिए ची धातु में अगर हम लोग तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो भी मूल धातु है, मूल धातु यदि इकारांत है या ओकारांत है या रिकारांत है या ऋकारांत है, तो ई जो है ए में बदल जाएगा। तो ची जो है किसमें बदलेगा बच्चा, बताओ? ची किसमें बदलेगा? चे में, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर भू धातु है तब किसमें बदलेगा बच्चा? भू में, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि धातु का जो मूल है ना, मूल धातु क्या है, यानी धातु रूप तो पता होना ही चाहिए लेकिन मूल भी पता होना चाहिए कि उसका, जैसे पठती
है ना। पटती जो है धातु, इसका मूल क्या होता है? पट होता है पट ना। पट गच्छति गम, है ना। भवती, भवती का बच्चा भवती, भू भू, बहुत अच्छा, है ना। तो धातु रूप तो याद होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका जो मूल धातु है, मूल धातु क्या होगा, क्या बनेगा, वो भी ध्यान होना चाहिए। तभी जो है आप तव्य, तवे या अन्य या कोई सा भी प्रत्यय लगाकर आप उसके रूप को सिद्ध कर सकते। ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? कि मान लीजिए कोई धातु ऐसी है जो ई, उ या री से एंड हो रहा है ना। तो ये क्रमशः ई जो है ए में, उ ओ में, री र में और री ल में चेंज हो जाता है। जैसे अभी हमने ची धातु का करके देखा, ची जो है सीधे ए बन जाता है, क्यों? ची में ई है ना। ई जो है ए में बदल जाता है तो चे हो जाता है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे कैसे जो है चयनीय शब्द कैसे बन जाता है ना। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो है संधि का जो सामान्य नियम है वो सब ऐड करके रूप सिद्ध हो जाता है। क्लियर है बच्चा? यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? यहाँ तक समझ ले। तो बच्चा ये याद रखना, ई किस में बदलता है बच्चा? ई किस में बदलेगा? ए में। उ ओ में, री अलरी ला में। चलो बहुत सुंदर, अब आ जाओ, बहुत सुंदर, है ना। उदाहरण के लिए जो हम लोगों ने, है ना, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, है ना, अब जैसे ये ची धातु है ना। ची में अगर हमें तव्यत प्रत्यय लगाना है ना। ठीक है बच्चा, त का तो लोप कर देंगे हलंत्यम से, तो क्या बचेगा बच्चा? ची प्लस तव्य। ठीक, और हमें पता है कि कोई अगर धातु इकारांत हो, उकारांत हो, ऋकारांत हो, नृकारांत हो, तो यहाँ पे ची में कौन सा है बच्चा? चा में क्या है? तो ई है, तो ई जो ई किस में बदल जाएगा? ए में बदलेगा। ए में बदलेगा। वेरी गुड। अब आप लोग बताओ कि कहीं संधि का नियम अप्लाई हो रहा है क्या? कहीं भी? कहाँ पे संधि का नियम अप्लाई हो रहा है बताओ? चार ए के बीच में हो गया। कहाँ पे? चार ए के बीच में? और ए और तब्बो के बीच में। हाँ, तो दोनों में कौन सा संधि दिखाई दे रहा है बताओ? तो गुण संधि। गुण संधि। वर्ग के बीच में तो स्तो सचुना सचु दिख रही है। तो बच्चा ये जो च में जो है, च में जो ई है ए में बदल गया, सबको ऐड कर दो, ए की मात्रा इस पे आ जाएगा, है ना। और जो अगला जो पद है तब वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो विसर्ग इत्यादि है ना, जैसे सु इत्यादि लाकर जो है उसको सु को रू को विसर्ग कर देते, वो हम लोग राम की सिद्धि में देखेंगे। तो शब्द बनता है चेतव्य, है ना। उसी प्रकार से अगर हमें ची में जो है अनियर प्रत्यय लगाना है ना, अनियर, तो अनियर का जो है र लोप कर देंगे, तो क्या बनेगा बच्चा? ची प्लस अनिय, है ना। चा में जो ई है, तो ई को जो है किस में कन्वर्ट कर दो? ए में, है ना। अब बताओ, चा में ए की मात्रा, इधर अ है, इन दोनों के बीच में कोई संधि है क्या? चा में ए की मात्रा बस अयादि संधि सर, अयादि संधि। ए तो यवा यावा, सूत्र क्या है? ए तो यवा यावा। हाँ, वो सूत्र क्या कहता है? एच को अब आय आदेश हो जाता है। हाँ, एच को आय अब आय आब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चा? ए है, तो ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा? ए किस में? आय में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो ए है आय में कन्वर्ट हो गया, तो च हलन प्लस, है ना, आय, है ना, इधर से अनिय, है ना। अब सबको जोड़ दो तो क्या बनेगा? आधा च में अ जुट गया, पूरा च हो गया, य में अ जुट गया, तो यह हो गया। आगे जितने पद है वो लिख दीजिए, है ना। उसके बाद जो है है ना, अतुअम लग के सु का अम हो जाएगा, फिर पूर्व रूप संधि होके चयनीय महलंत आ जाता है ना। तो आगे हम लोग सीखेंगे क्या अतुअम है, क्या अमी पूर्वा है, वो सब धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये बच्चा देखा कैसे यहाँ पे सिद्ध हो रहा है, कैसे अनिय का जो है कैसे चीज है तो चयनीय बन गया, है ना। बच्चा थोड़ा बहुत समझ में आया यहाँ तक? कोई समस्या? कोई समस्या? कोई समस्या बच्चा? नहीं सर। बच्चा ये तो है बहुत ही सिंपल वाला,
है ना। यहाँ तो आराम से जो है संधि हो गया, एक ही मात्रा करके हमने आदि लगा दी। बहुत सारे ऐसे हैं, है ना, जो अकारांत, जैसे पठ धातु है ना। पठ में अगर हम तव्यत ऐड करेंगे तो इसका क्या रूप बनेगा, है ना। पठ में अनीय प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, या कोई अन्य धातु में, है ना। जैसे यहाँ पे देख लो, पठितव्यम। अभी देखो, ध्यान से देखना बच्चा। अब यहाँ पे पठ में तव्यत प्रत्यय ऐड करेंगे तो क्या बना है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बच्चा, पठितव्यम दिखाई दे रहा है। तो बच्चा आप लोग के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये ई की मात्रा आ कहां से गया, पठितव्यम में होना चाहिए पठतव्यम होना चाहिए, है ना। जैसे पठ में नियम आ गया, पठ प्लस अनियर पठ नियम, ये तो चलो ठीक है, एज इट इज हो गया, है ना। लेकिन ये पठितव्य में इकारांत कैसे आ गया, है ना। गम प्लस तव्यत ऐड किए तो गंतव्यम बन गया, है ना। पा प्लस तव्यत किए तो पातव्यम, ही तो बहुत सिंपल है ना। इसमें कोई डाउट लग रहा है आप लोग को कोई, या गंतव्य या म हलंत कैसा अनुस्वार में बदल गया, हाँ कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ याद आ रहा है जो मास्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा था, किसी को पता कि पठ जो है पठितव्यम कैसे हो गया, ई की मात्रा आया तो आया कहां से, किसी को ध्यान, चलो इसको कोई कौन बताएगा कि पठितव्यम में पाठ प्लस तव्यत करेंगे, है ना, तो आराम से हो जाना चाहिए, पठितव्यम होना चाहिए, ये ई की मात्रा आया कहां से, किसी को ध्यान, चलो का आगम हो जाएगा सर। हाँ, ईट का आगम हो गया। ये ईट का आगम क्यों हुआ, है ना। क्या ये आर्ध धातुक है, या क्या ये सार्ध धातुक है, या अनिट है, या सेठ है। यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखना है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे किसी भी, है ना, कोई भी धातु रूप हो, कोई सा भी धातु रूप हो, है ना, उस धातु रूप में अगर हम तव्यत ऐड करेंगे, म्यूट कर लीजिएगा आशीष, है ना, कोई सा भी धातु रूप हो, है ना, अगर इकारांत उकारांत रिकारांत या रिकारांत हो तो क्रमशः, तो हमने देखा कि अभी ए ओ र ल में चेंज हो जाता है। ये इसके अतिरिक्त जो ई की मात्रा आ जा रहा है, या म हलन जो अनुस्वार में चेंज हो जा रहा है ना, या इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देख लो, फिर हम लोग कल एक एक शब्द यहाँ पे सिद्ध करेंगे। अन्य प्रत्यय में ज्यादा कुछ इसमें झमेला नहीं है, आपको थोड़ा सा तव्यत प्रत्यय में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है ना। तो यहाँ पे जो पठितव्य में ई कैसे आ गया, म हलन कैसे जो है न हलन में चेंज हो गया, पातव्यम तो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे, है ना, भू में जो भवितव्यम कैसे हुआ, है ना, कैसे भू जो है कैसे चेंज हो गया, है ना। दा जो दातव्यम बहुत सिंपल से बन गया। ये कथ में कथियतव्यम, ये य और ई की मात्रा कैसे आ गया, आना तो चाहिए था इसको एज इट इज कथ प्लस तव्यम, तो बनना तो चाहिए था हमें ये कथतव्यम, यही बनना चाहिए आप लोग के अनुसार। ये अलग से य और य पे ई की मात्रा ई को ये हो जाता, तो ये यहाँ पे ई की मात्रा कैसे आ गई, हाँ, है ना, मन में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे सुधा ऊ है, ये ओ कैसे हो गया, है ना। हस प्लस तव्यम करेंगे तो तबियत करेंगे, हसी तव्यम कैसे बन गया, ये सब कल हम एक एक शब्द की सिद्धि करेंगे, एक एक मतलब दो चार की एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेंगे। एक अच्छे से देखेंगे तो बाकी सब आप अपने आप कर लोगे। हाँ बच्चा, अब इधर देखो ध्यान से, देखो अब इसका अर्थ देख लो क्या होता है ना। तो पठ प्लस तव्यम, पठ प्लस तव्यत पठितव्यम पढ़ना चाहिए। इसे पठ में अन्य प्रत्यय ऐड कर देंगे तो पठ प्लस अन्य पठनीय पढ़ने योग्य, है ना। गम प्लस तव्यत गंतव्यम, तो एक तो थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी अगर याद नहीं भी होगा तो आप शब्द की सिद्धि करके भी आप बता सकते हो कि इसका क्या रूप बनेगा। इसके लिए थोड़ा सा ग्रामर का कुछ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा उसके पारिभाषिक शब्दावली भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ना। उसी प्रकार से पा प्लस तव्यत पातव्यम पीना चाहिए, उसी में जो अन्य प्रत्यय ऐड कर दें तो पीने योग्य, है ना। तो इसको थोड़ा सा याद करना, कल हम लोग एक शब्द की सिद्धि करेंगे, ठीक है। और आप लोग अगर कर सकते हो तो घर से एक बार जो लघु सिद्धांत में कोई सा भी सिद्धि कृदंत का कोई एक देख के आ जाओगे
तो यहाँ पे जितने भी हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा ना, इसके अतिरिक्त भी और भी एग्जाम्पल्स है ना। ये कैसे ये शब्द ची प्लस तव्यत चेतव्यम कैसे बन गया, या सा प्लस सहितव्यम कैसे बन गया, सोडव्यम कैसे बन गया, चर प्लस तव्यत कैसे चलितव्यम बन गया, है ना। ये सब हम लोग कल एक एक जो है शब्द की सिद्धि देखेंगे, इसके अतिरिक्त और भी होगा। सर बोलो बच्चा, क्या कह नीलम? सर आप वो बोल रहे थे ना लास्ट क्लास में मैं वो करा दूंगा लास्ट सारी संधि। अच्छा चलो करा देंगे, है ना। अभी वो अलग से विसर्ग संधि किसी एक दिन करा देंगे, है ना। इसमें आवाज नहीं आ रही थी। बच्चा आज इतना ही रखते हैं इस प्रत्यय में, है ना। आप लोग एक काम करना, है ना, जितना भी आज हम लोगों ने बेसिक प्रत्यय पढ़ा, जितना भी उसे थोड़ा सा याद रखना, साथ ही साथ किसी एक शब्द की सिद्धि करके, है ना, एक बार खुद से भी ट्राई करके आना कि कैसे पट प्लस तव्यत करते हैं तो पठितव्यम कैसे हो गया, कैसे ईट का आगम हुआ, क्यों ईट का आगम हुआ, या अन्य कौन कौन सा फॉर्मूला लगा, एक बार थोड़ा सा भी आप लोग भी देख के आना। तो कल हम लोग 2-3 शब्द की सिद्धि करके फिर हम लोग इस कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत अन्य जो प्रत्यय है वो सब आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो पूछ सकते हो आप लोग।